सभी को सादर जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन, अध्यापन, सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने की श्रृंखला में हमने गत व्याख्यान में क्रिया की वृत्ति पर टिप्पणी की थी। क्रिया की वृत्ति क्या होती है, कितने भेद होते हैं, किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाए, उसके संदर्भ में जितनी भी बातें थी वो सारी मैंने आपके समक्ष रखी थी। सारे पहलुओं पर मैंने आपसे चर्चा की थी। सटीकता के साथ बिल्कुल सारगर्भित तरीके से मैंने आपके समक्ष पूरा वृत्ति वाला प्रकरण आप तक पहुंचाया था। सब इंस्पेक्टर के पाठ्यक्रम में क्रिया की वृत्ति और पक्ष दोनों टॉपिक हैं और दोनों से मिलकर के कम से कम 4 से 5 प्रश्न आते हैं। वृत्ति और पक्ष से 4 से 5 प्रश्न आते हैं। पुराने पर्चे आप टटोलना मिल जाएंगे। तो 4-5 प्रश्न हल करने के लिए हमें इन दोनों टॉपिक को पढ़ना आवश्यक है। वृत्ति बहुत ईजी था, पक्ष भी बहुत ईजी है, बड़े आसानी से समझा जा सकता है, बहुत आसानी से उसके उत्तर दिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अभ्यास, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो, क्या करना चाहता है, ये क्या होता है और उस चीज़ को पकड़ें कैसे कि इसके अंतर्गत ये वृत्ति हो रही है या इसके अंतर्गत ये पक्ष हो रहा है। तो आज मैं वृत्ति से अगला प्रकरण जो है हमारा पक्ष का, उस पर चर्चा करूँगा। सामान्य शब्दों में अगर देखो, मैंने आपके समक्ष लिख रखा है यहाँ पर पक्ष, जिसको इंग्लिश में लिख रखा है एस्पेक्ट। सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो पक्ष का तात्पर्य होता है किसी की तरफ, पक्ष का तात्पर्य होता है पखवाड़ा, दल। लेकिन एक शब्द के मैंने जैसा आपसे बता रखा है कि बहुत सारे अर्थ होते हैं, पूरा एक टॉपिक भी है अनेकार्थक। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि कौन सा शब्द कैसा अर्थ देगा। यह निर्भर करता है कि वक्ता अथवा लेखक ने उसका प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया है। अमुक शब्द क्या अर्थ रखता है, यह निर्भर करता है कि वो किस संदर्भ में यूज किया गया था। हमेशा शब्द अर्थ अपना प्रसंग के अनुसार देते हैं। यहाँ पर पक्ष का तात्पर्य क्या है कि कोई भी काम जब घटित होता है, कोई भी कार्य घटित होता है तो उसकी कालावधि होती है। उस कालावधि के अंतर्गत क्रिया का रूप क्या रहा है, क्रिया क्या विभिन्न जो उसका प्रक्रियागत अवस्था है वो क्या रही है, यही हमारा पक्ष कहलाता है। यानी कि उस क्रिया को पढ़कर के हमें किस पक्ष का पता लग रहा है। क्रिया शुरू हुई है, क्रिया जारी है, क्रिया बढ़ती जा रही है, क्रिया पूर्ण हो चुकी, क्रिया के अंतर्गत अभ्यास का बोध हो रहा है, क्या ये सब चीज़ें पक्ष के अंतर्गत देखी जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं रोज़ आपको पढ़ा रहा हूँ और एक मैं बोलूँ मैं पढ़ाता ही जा रहा हूँ, बात तो दोनों एक ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है ना। रोज़ आपको पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़ाता ही जा रहा हूँ। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं रोज़ इसी समय पढ़ाता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है इनके अंतर्गत आप जब देखोगे तो यहाँ इसको हम पक्ष के लहजे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार आप भी मेरे साथ साथ नोट करना, पक्ष की परिभाषा देखते हैं कि आखिर ये पक्ष होता क्या है। तो जरा देखते हैं, लिखते हैं, क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप जो क्रिया के होने की प्रक्रियागत, क्रिया का वह रूप जो क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध कराता है। क्रिया का वह रूप जो क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध कराता है, उसे पक्ष कहा जाता है। उसे पक्ष कहा जाता है। एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिया का वह रूप जो क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध कराता है, उसे पक्ष कहा जाता है। अब ये पक्ष के अगर हम भेद की बात करें, जहाँ से हमारे लिए प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ आरंभ बोधक पक्ष। आरंभ बोधक पक्ष। अब देखो इसमें लगी रहा है आरंभ बोधक पक्ष, मतलब कि जो क्रिया के आरंभ होने का बोध कराता है।
यह संकेत देता है कि क्रिया शुरू हो गई है। बात समझ में आ रही है? तो आरंभ बोधक पक्ष के अंतर्गत क्या होगा? क्रिया के शुरू होने का संकेत प्रदान करता है, या इसके अंतर्गत क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिल जाती है। क्रिया के आरंभ, क्रिया के आरंभ होने क्रिया के आरंभ होने की सूचना, क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है इसके अंतर्गत। थोड़ा इंक डाल दी इसमें। क्या होता है साहब इसके अंतर्गत? क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है, चाहे हमारा काल कोई सा भी हो। उदाहरण के तौर पर राम पढ़ने लगा, राम पढ़ने लगा है। आरंभ बोधक पक्ष में क्या होता है? क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। जैसे राम पढ़ने लगा है, वह रोने लगी थी। दोनों वाक्यों को पढ़ करके आपको लग रहा है कि पहले वाले वाक्य में भी काम शुरू हो गया है, राम पढ़ने लगा है और वो रोने लगी थी। भले ही भूतकाल में है, लेकिन लग रहा है कि वो रोना उसने स्टार्ट कर दिया था। माधव जाने लगा था, माधव जाने लगा था। आप पढ़ाने लगे, आप पढ़ाने लगे हो, आप पढ़ाने लगे हो। दिखाई दे रहा है? देखो जरा उधर। आप पढ़ाने लगे हो। तो देखो, राम पढ़ने लगा है, वह रोने लगी थी, माधव जाने लगा था, आप पढ़ाने लगे हो। इन सबको पढ़ कर के आप खुद फील करो, प्रैक्टिकली फील करो। आप प्रैक्टिकली फील करो कि ये सारे जो वाक्य है इनको पढ़कर लग रहा है कि काम शुरू हो गया, क्रिया शुरू हो गई है। पढ़ने लगा यानी कि स्टार्ट कर दिया उसने पढ़ना, रोना स्टार्ट कर देता, जाना शुरू कर देता और पढ़ाना शुरू कर देता। आप पढ़ाने लगे हो तो पढ़ाना शुरू कर देता। कुल मिलाकर के इन वाक्यों के अंतर्गत ऐसा लग रहा है कि काम शुरू हो गया है, यानी कि क्रिया शुरू हो गई है। हटाता हूँ तो पहला कौन सा पक्ष है? आरंभ बोधक पक्ष। ये ध्यान रखना, इसमें लगा है, लगी थी, लगा लगे हो वगैरह वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। आरंभ बोधक पक्ष। दूसरा सातत्य। सातत्य बोधक पक्ष। बोधक की जगह द्योतक भी लिख सकता हूं। क्या बोला जी मैंने? बोधक की जगह द्योतक, प्रकट करने वाला, यह भी लिख सकता हूं। एक ही बात है। सातत्य बोधक पक्ष। सातत्य में मूल शब्द सतत है। सातत्य में मूल शब्द सतत है। सतत में यज्ञ प्रत्यय लगा दिया तो नया शब्द बन गया सातत्य, लगातार। अब देखो, सातत्य का तात्पर्य क्या है? लगातार। मैंने अर्थ इसलिए बताया आपको। सातत्य का तात्पर्य क्या है? कंटिन्यूअस, लगातार। क्योंकि मूल शब्द क्या है? सतत, यज्ञ प्रत्यय लगा दिया तो शब्द हो गया सातत्य, यानी कि जो लगातार वाले भाव को प्रकट करता है, कंटिन्यूअस को भाव को प्रकट करता है, यानी कि क्रिया की निरंतरता
जारी रहने का संकेत इसके अंतर्गत मिलता है। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्रिया की निरंतरता अथवा जारी रहने, क्रिया की निरंतरता अथवा जारी रहने का भाव अथवा संकेत क्रिया की निरंतरता अथवा जारी रहने का संकेत मिलता है। क्रिया की निरंतरता अथवा जारी रहने का संकेत मिलता है। कंटिन्यूअस जो है उसके उदाहरण इसी के अंतर्गत आएंगे, जारी रहने वाले। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ी इंक डाल दो। नहीं, आप नीचे रखी हुई इंक से, आप पढ़ रहे हो। बच्चा सो रहा है। लड़की गा रही थी। अब यार एक बहुत मोटी बात है, कोई भी इन वाक्यों को पढ़ करके कह सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, बच्चा सो रहा है, लड़की गा रही थी। इन तमाम वाक्यों के अंतर्गत क्रिया के जारी रहने का भाव प्रकट हो रहा है। क्रिया के जारी रहने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि क्रिया कंटिन्यू है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कि बोलते समय वह काम जारी है, इसलिए इसको बोला कंटिन्यूअस। 7 तथ्य बोधक उतार लीजिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, तीसरा पक्ष। डाल दिए, इसमें भी डाल दो। नित्यता बोधक पक्ष तीसरा। नित्यता, नित्य में ता प्रत्यय लगा दिया। नित्यता बोधक, नित्यता बोधक पक्ष। नित्यता बोधक लग रहा है, नित्य जो काम हो, जिस क्रिया से नित्य होने का बोध प्रकट हो, रोज होने का बोध प्रकट हो, नित्य होने का बोध होता हो। कार्य के, मैं आपसे बोल रहा हूं बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आराम से आप इसके क्वेश्चन बना सकते हो, वृत्ति और पक्ष। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उससे बनेगा भी नहीं। हेलो, और किताब से समझ में आएगा नहीं। जिससे नहीं पढ़ा उसको समझ में नहीं पड़ेगा, ये नहीं, प्रश्न नहीं बन पड़ेंगे इससे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी देर, घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे का वीडियो बनेगा, उसको देख लो, आप लिख लो, और बड़े आसानी से। और बहुत सारे विद्यार्थी बना भी रहे हैं, मुझे सूचित करते हैं वो कि बन रहे हैं प्रश्न। कार्य के नित्य होने, कार्य के नित्य होने का बोध होता है। कार्य के नित्य होने का बोध होता है। कार्य के नित्य होने का बोध होता है, यानी कि इसके अंतर्गत हमें यह प्रतीत होता है, इसको पढ़ करके लगता है कि कार्य, जैसे मैं अध्यापक हूं, अब इसको पढ़ करके आपको लगेगा कि इसमें कौन सा कार्य नित्य होने का बोध हो रहा है। जी हाँ, इसका मतलब मैं कल भी अध्यापक था, आज भी हूं और आगे भी अध्यापक
रहूँगा, इसका तात्पर्य ये है। जब कोई आपसे कहता है कि आपने कहा कि आप क्या, और उसने बोल दिया कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होता है इसका? जब उसने कहा कि आई एम अ टीचर, तो क्या वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही वो टीचर है क्या? नो, वो कल भी टीचर था, आज भी टीचर है और आगे भी टीचर रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के वो नित्य क्रम में रोज है वो। तो यहाँ जब आपने कहा कि मैं अध्यापक हूँ, तो समझना इसको, ये नित्य होने का मतलब वो अध्यापक उसका प्रोफेशन है और वो हमेशा यही रहेगा। सूर्य पूर्व में सूर्य पूर्व में उदय होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, बिल्कुल। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। वह डॉक्टर था। वह डॉक्टर था। वह डॉक्टर था। अब इसमें कौन सा हो रहा है ये बताइए? वह डॉक्टर था, इसमें आज तो नहीं है ना, इसमें कौन सी नित्यता बोधक हो रही? वो डॉक्टर था। क्या इसमें नित्य बोधक होने वाली क्रिया का पक्ष हो सकता है? जरा देखो, देखिए, वो डॉक्टर था। अब केवल वो एक दिन के लिए डॉक्टर नहीं रहा था, काफी लंबे समय तक वो डॉक्टर रहा था। हाँ, अगर ये होता यहां पर कि वो डॉक्टर बन चुका था, वो डॉक्टर बन गया था, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया था, बन चुका था, तो पूर्णता वाली आ जाएगी। लेकिन यहां जो ये लिखा हुआ है वो डॉक्टर था, इसका मतलब कोई एक वो एक किसी बिंदु पर नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक उसका एक डॉक्टर वाला पैसा उसका रहा था, लंबे अंतराल पर वो नित्य रूप से था। इस वजह से आप यहां पर भी पहली प्रायिकता यही दें, नित्यता बोधक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो डॉक्टर बन गया था, या वो डॉक्टर हो चुका था, या वो डॉक्टर बन चुका था, तो फिर वहां पर ये बदल जाएगा। आगे बताऊंगा आपको, भी वहां पूर्णता बोधक हो जाएगी। देखो अगला जो था, प्रगति बोधक। प्रगति बोधक, प्रगति बोधक, प्रगति बोधक लग रहा है, प्रगति बोधक नाम से लग रहा है। अब देखो, प्रगति बोधक के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत भी कंटिन्यूस का भाव पाया जाता है, लेकिन ग्रोथ होती रहती है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि जा रहा है, जा रही है, ऐसा बढ़ता जा रहा है, वो भाव इसके अंतर्गत पाया जाएगा। यानी कि पढ़कर के हमें लगेगा कि क्रिया निरंतर ग्रोथ कर रही है। तो इसके अंतर्गत हम चाहो तो एक लाइन लिख लो, क्रिया के लगातार वृद्धि होने, क्रिया के लगातार वृद्धि होने का, क्रिया के लगातार वृद्धि होने का भाव पाया जाता है। जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी,
लड़कों की लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा है। उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा है। उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देख करके यहाँ पर लगा सकते हो क्या कि इसके अंतर्गत ग्रोथ हो रही है, ये जा रही है, जा रहा है, इस प्रकार के शब्द आएंगे। मेरी भूख बढ़ती जा रही है, उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही है, वगैरह वगैरह। इसलिए बोलते इसको प्रोग्रेसिव, मतलब कि प्रगति बोधक। हटाता हूँ। चौथे नंबर पर हमने पढ़ा है, उतार लीजिए आप लोग। पूर्णता बोधक नाम से लग रहा है। पूर्णता बोधक पक्ष नाम से लग रहा है। पूर्णता बोधक यानी कि जिसके अंतर्गत पूर्णत्व का बोध हो। अब पूर्णत्व का बोध होने का मतलब कि ऐसा लगता है कि हमारा कार्य पूरा हो रहा है, तो उसको बोल देंगे पूर्णता बोधक। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, क्रिया के पूर्णत्व का बोध होता है। क्रिया के पूर्णत्व का बोध होता है। क्रिया के पूर्णत्व का बोध होता है। अब देखो इसके अंतर्गत जैसे वो अध्यापक बन चुका है, यानी कि वो अध्यापक बन गया है, तो इसके अंतर्गत वह घर से निकल गया था। वह घर से निकल गया। वह घर से निकल गया था। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। राम भोजन कर चुका है। अब राम भोजन कर चुका है मतलब कि राम ने भोजन कर लिया है। देखो, राम भोजन कर चुका है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि राम ने भोजन कर लिया है। तो वह घर से निकल गया था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, राम भोजन कर चुका है। इन तमाम सेंटेंस के अंतर्गत क्या लग रहा है जी कि क्रिया पूर्ण हो गई है, अर्थात एक्शन पूरा हो गया है। अब अगला जो है आवर्ती बोधक पक्ष।
आवर्ती बोधक पक्ष। आवृत्ति बोधक पक्ष। जहां पर रिपीटिशन हो, जहां पर रिपीटिशन हो, क्रिया के बार बार होने का बोध हो, क्रिया के बार बार क्रिया के बार बार होने का बोध हो, क्रिया के बार बार होने का बोध हो। अब क्रिया के बार बार होने का बोध हो, इसके अंतर्गत यह है कि बार बार शब्द नहीं आता, लेकिन हमको वाक्य पढ़ करके लगता है कि यह एक्शन रिपीटेडली है, यानी कि यह रिपीट होता है। जैसे लड़का स्कूल जाता है, लड़का स्कूल जाता है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, लड़का स्कूल जाता है। अब यहाँ मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो केवल इससे क्या लग रहा है आपको? सोचने की चेष्टा करना, समझने की प्रयास करना। इससे क्या लग रहा है? केवल एक ही दिन हिंदी पढ़ाई मैंने, या एक ही बार पढ़ाई? कई बार पढ़ाई है, रोज़ पढ़ाता हूँ, काम ही है। इसी प्रकार लड़का स्कूल जाता था, केवल एक ही दिन गया। ये कम में मात्रा लगी हुई, ध्यान रखना। तो क्या एक ही दिन तो गया नहीं, तो लड़का स्कूल जाता है, यानी कि वो आवृत्ति है उसकी। और सातवां, थोड़े दोनों मिलते जुलते हैं, अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक पक्ष, आखिरी क्रिया का पक्ष है विद्यार्थियों, अभ्यास बोधक पक्ष। इसमें बहुत कम अंतर है, आवृत्ति बोधक में और अभ्यास बोधक में। दोनों पक्षों में बहुत कम अंतर है, बस बारीक सा अंतर है। देखो, क्रिया अभ्यासवश, क्रिया अभ्यासवश क्रिया अभ्यासवश निश्चित समय अवधि पर समय धन अवधि बार बार की जाती है। क्रिया अभ्यासवश निश्चित समयावधि पर बार बार की जाती है, यानी कि इसमें समय अवधि का बोध होगा। मुद्दे की बात याद रखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना चाह रहा हूं मैं। जैसे मैं रोज जल्दी उठता हूं। अब पहली बात, मैं रोज जल्दी उठता हूं। एक बात बताओ जी, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, लड़का स्कूल जाता है, उसमें और मैं रोज जल्दी उठता हूं, इनमें कोई खास अंतर है क्या? एक ही तो है, तो थोड़ा सा अंतर क्या आ गया? ये रोज शब्द आ गया, यानी कि समय अवधि का बोध होगा इसके अंतर्गत। और अगर समय अवधि का बोध नहीं होता है तो फिर आवृत्ति बोधक में चला जाएगा। मैं जल्दी उठता हूं, मेरी
आदत है, तो ये आवर्ती बोधक में चला जाएगा। और यदि ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आवर्ती बोधक लगाना, और आवर्ती बोधक वाले में इनमें आवर्ती बोधक ऑप्शन में ना हो तो समय अवधि, तो ये समय अवधि अभ्यास बोधक लगा देना। अभ्यास बोधक के अंतर्गत समय का उल्लेख होगा, तो वहां पर दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन वहां आप ये देख लीजिएगा कि ऑप्शन क्या है, प्रश्न क्या पूछा है और किस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए। अगर दोनों ऑप्शन में है तो निश्चित रूप से, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि वो दोनों ऑप्शन में दे, और अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो वहां पर समय का उल्लेख होगा। देखो, बच्चा प्रातःकाल घूमने जाता है। अब ये प्रातःकाल घूमना बच्चे का अभ्यास है, उसकी आदत बन गई है। तो यहाँ पर शब्द आ गया समय बताने वाला, प्रातःकाल। बच्चा प्रातःकाल घूमने जाता है, इसकी वजह से ये हमारा अभ्यास बोधक में चला गया। आप रोज आप रोज 3 घंटे हिंदी पढ़ते हो। आप रोज 3 घंटे हिंदी पढ़ते हो। अब यहां पर आपने कहा जी कि रोज शब्द आ रहा है, इस रोज शब्द की वजह से यह भी हो जाएगा अभ्यास बोधक पक्ष, क्योंकि इसके अंतर्गत क्रिया अभ्यासवश निश्चित समय अवधि पर बार बार की जाती है। अब रोज उसी टाइम पर आप 3 घंटे हिंदी को देते हो। तो ये था पक्ष, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत जटिल, बहुत क्लिष्ट नहीं, बस थोड़ा सा समझना। और इसके बाद आपके पास आज बहुत सारे साधन मौजूद हैं पुराने पर्चों को सोल्व करने के। दुनिया भर के मॉडल पेपर आ रहे हैं, यूट्यूब पर दुनिया भर के टीचर्स पुराने पर्चों को बता रहे हैं, और आप कहीं भी किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो पुराने पर्चों के अंतर्गत देखो, मैं फिर बोलूँगा, समझना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा पुराने पर्चों में आए हुए प्रश्न हल करना है। प्रश्न हल करने से ही समझ बैठती है, समझ बढ़ती है, और समझ में ये बैठता है कि अमुक प्रश्न का जवाब किस विधा से होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो एक बार कंसेप्ट तो क्लियर कर ही लो, लेकिन ये कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत होगा जब आप प्रश्नों को हल करोगे। और मैं फिर बोलूँगा कि प्रश्न अच्छी ट्रस्टेड बुक के सॉल्व करें, या फिर पुराने पर्चों में पूछे हुए प्रश्नों को आप सॉल्व करें। तो ये था साहब क्रिया का पक्ष। ठीक है साहब, थैंक यू।